फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को बहुत ही फास्ट तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये हमारी क्लास 11 के बायोलॉजी के जो बोटानी पोर्शन है उसका सबसे ज़्यादा जो है कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको जो है जितना ज़्यादा सिंपल हो सकते उतने ही सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सेल साइकिल के डेफिनेशन की बात करूं तो सेल साइकिल जो है वो कुछ इवेंट्स के जो है सीक्वेंस के साथ जो है होते हैं। जो सीक्वेंस है उसमें जो है सेल जो है अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको वो डुप्लीकेट करता है, प्लस जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स है उसको वो सिंथेसिस करता है या डबल करता है, ताकि वो जो है अपने को खुद को जो है डिवाइड कर सके इनटू 2 डॉटर सेल्स, ओके, जिसे हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो ये था सेल साइकिल का डेफिनेशन। तो अब चलिए हम जो है सेल साइकिल के सारे फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम माइटोसिस के सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम जो है मियोसिस के सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो अगर माइटोसिस के सेल साइकिल के बारे में बोलूँ तो सेल साइकिल जो जनरली होता है ना, वो दोनों चीज़ों से बना रहता है, ठीक है। सबसे पहले इंटरफेस और एम फेस। एम फेस इधर माइटोसिस जो है वो फेज़ बता रहा है, ठीक है। अब इंटरफेस में 3 फेजेस और होते हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। इधर G1 फेज़ का मतलब गैप 1 है और S फेज़ का मतलब सिंथेसिस फेज़ और G2 फेज़ मतलब गैप 2 फेज़, ठीक है। और जो M फेज़ होता है या जो माइटोसिस फेज़ होता है या माइटोटिक फेज़ होता है, इसमें 2 फेजेस और होते हैं। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो है सेल अपने जो न्यूक्लियस को जो है उसको डिवाइड करता है या डबल करता है, और जो साइटोकाइनेसिस है इसमें सेल जो है अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, ओके। अब अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो सेल साइकिल में जो इंटरफेस होता है इसमें 3 फेस होता है, जो कि मैं पहले भी बताया, G1, S और G2। और देन इंटरफेस के बाद M फेस होता है जिसमें 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस के और भी 4 सब फेजेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस, ठीक है। तो अब हम जो है G1 से स्टार्ट करेंगे और साइटोकाइनेसिस तक चलेंगे, ठीक है। बहुत ही फास्ट कवर करेंगे क्योंकि ये 1 शॉट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंटरफेस है, इंटरफेस का सबसे पहले जो है G1 फेस आता है। G1 फेस में क्या होता है, सेल जो है अपने जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसे सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम सिंथेसिस करता है, ठीक है। जैसे कि पेरेंट सेल में अगर पहले सेल ऑर्गेनेल्स 10 थे तो इधर जो है G1 फेज में आके वो 17 हो जाएंगे, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनेल्स है मैक्सिमम जो है उसको वो सिंथेसिस कर लेता है, यानी कि डबल कर लेता है, ठीक है। अब जो S फेस होता है ना इंटरफेस का, जो S फेस होता है या जो सिंथेसिस फेस होता है, इसमें जो है सेल अपने जो है सेंट्रियोल्स को जो है सिंथेसिस करता है, प्लस अपने जो जेनेटिक मटेरियल है, जो DNA है, उसको वो डबल कर देता है, ओके। अब जो G2 फेज होता है या जो गैप 2 होता है, इसमें जो है सेल अपने जो है सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, इन सबको जो है सिंथेसिस करता है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पेरेंट सेल में जो है सेल ऑर्गेनेल्स अगर 10 थे तो वो G1 यानी कि जो जहाँ पे मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स सिंथेसिस होते हैं वहाँ पे 17 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो सिंथेसिस होगा S फेस में, तो उसके बाद ये 18 हो गया, ठीक है। अब G2 में जो है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो सिंथेसिस होंगे, तो उसके बाद ये 20 हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना है, इन सारे फेजेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है। बस DNA का नंबर और क्रोमैटिड का नंबर जो है वो बस बदलता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम M फेज़ में आएंगे, M फेज़ के कैरियोकाइनेसिस में आएंगे। और कैरियोकाइनेसिस में मैंने बोला था 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। तो उसके प्रोफेस में सबसे पहले आएंगे, कैरियोकाइनेसिस के जो प्रोफेस है उसमें सबसे पहले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो प्रोफेस है ना, यहाँ पे जो क्या क्या होता है वो मैं आपको बहुत ही शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप जो है सुन लो। अब ये जो प्रोफेस है इसमें जनरली जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो है बिखरा हुआ रहता है या इंटरवाइंड रहता है, ठीक है। अब इंटरवाइंड है, बहुत ही बिखरा हुआ है, उसे हम जो है सुलझाना पड़ेगा, ठीक है, उसे एक जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटरवाइन रहते हैं, लेकिन इस फेज़ में जो है जो जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमैटिन है, ठीक है, वो जो है अनटैंगल्ड होना चालू हो जाता है, ठीक है। और जो क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन है ना, ये क्रोमोसोम्स बनना चालू होता है, यानी कि इनका जो कंडेंसेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है। जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ओके। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है या जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल होता है ना, ये जो है ऑपोजिट जो है पोल में जाना चालू करते हैं। अब यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा बात, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये जो है सेंट्रोजोम है, 2 सेंट्रियोल्स है, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है या जो स्पिंडल फाइबर्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं स्पिंडल फाइबर्स है, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रोफेस में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, और ये जो सेंट्रियोल्स है या जो सेंट्रोजोम्स हैं इनके साथ जो है बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स लगे हुए होते हैं, जिसे हम एस्टर बोलते हैं। और एक सेल में 2 जो है एस्टर होते हैं, जिन्हें मिलाकर हम जो है माइटोटिक अपैरेटस बोलते हैं। एक एस्टर
और उनके स्पिंडल फाइबर और एक एस्टर और उसका स्पिंडल फाइबर, ये दोनों को मिला के हम जो है माइटोटिक apparatus बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोफेज एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब हम मेटाफेज में जाएंगे। अब मेटाफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस का सेकंड फेज है। यहाँ पे जो है जैसे कि प्रोफेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना चालू हुआ था, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपेयर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर जो है वो जो है क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर है उसके साथ अटैच होना चालू हो जाता है और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो जो है एक साथ मिलके जो है सेंटर पे या इक्वेटर पे आ जाते हैं, जो कि इक्वेटेरियल प्लेट जो है वो फॉर्म करता है, या इसे जो है हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। ओके, और एक बात, जो मेटाफेज होता है ना, इसमें क्रोमोसोम मिडिल पे आ गए, ठीक है, और ये कंडेंस भी एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें ये जो मेटाफेज है इसमें जो है क्रोमोसोम्स हैं एकदम कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं। तो ये जो है ना, इसके कारण बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे हम क्रोमोसोम्स को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओके, तो इस फेस में जो है जो मेटाफेज है इस पर जो है जो क्रोमोसोम्स का विजिबिलिटी है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है एनाफेज में आएंगे। एनाफेज में क्या होता है, जो कि मेटाफेज में हमने देखा था जो कि सेंट्रोमियर्स के साथ जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए थे। अब जो सेंट्रोमियर्स है ना, वहाँ से जो है जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनका जो स्प्लिटिंग है वो चालू हो जाता है और एक एक जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो जो है ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। तो एनाफेज में बस जो है जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनका स्प्लिटिंग होता है थ्रू द सेंट्रोमियर, ठीक है, वहाँ से जो है इनका स्प्लिटिंग होना चालू हो जाता है, ठीक है, और वो ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। तो ये एनाफेज में सिर्फ यही होता है। अब अगर टेलोफेज में आए तो टेलोफेज जो है वो प्रोफेज का रिवर्स है, यानी कि प्रोफेज में जितना कुछ हुआ था उसका ऑपोजिट जो है टेलोफेज में होगा। जैसे कि प्रोफेज में जो हमने देखा था स्पिंडल फाइबर बनना चालू हो गया था, तो इधर स्पिंडल फाइबर जो है डिसअपेयर होना चालू हो जाएगा। प्रोफेज में हमने देखा था जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना चालू हो गए थे और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपेयर होना चालू हो गए थे, लेकिन इधर जो है रीअपेयर हो जाएगा। प्रोफेज में हमने देखा था जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना चालू हो गए थे, लेकिन इधर जो है डीकंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ जो है जो क्रोमैटिन है वहाँ से कंडेंस होकर जो है क्रोमोसोम बन रहा था, लेकिन टेलोफेज में क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हम दो न्यूक्लियस देख सकते हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, दो न्यूक्लियस जो है बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में हम एनिमल के बारे में और प्लांट के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। एनिमल में क्या होता है, एक मिडिल में जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का जो है कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, मिडिल में इक्वेटर में, ठीक है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बोलते हैं, जो कि एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये जो है इसके बाउंड्री से इसके जो है सेंटर तक जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है एक ऐसा जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे हम फरो फॉर्मेशन बोलते हैं। ऐसा यू शेप का जो फॉर्मेशन हो रहा है दोनों साइड, जिसे हम फरो फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जब और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा तब इसे हम मिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब मिड बॉडी जब बन जाएगा तब ये जो है धीरे धीरे और चिपक जाएगा और धीरे धीरे जो है ये सेपरेट हो जाएगा और दो सेल्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस ऐसे होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो ऐसे स्प्लिट होते हैं। अब अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के पास जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनस्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, जिसे हम स्ट्रेच नहीं कर सकते इजीली। तो इसके केस में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर जो आखिरी में थोड़ा सा बचते हैं वो जो है मिडिल में आ जाता है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स है इससे जो है गोल्गी एपेरेटस के जो कुछ वेसिकल्स होते हैं ना वो आके चिपक जाते हैं और जो है मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करते हैं ऐसे, ठीक है, मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये मिडिल लैमेला और ज़्यादा जो है ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद दो जो है सेपरेट इंडिविजुअल सेल्स को जो है ये जन्म देता है, ठीक है। तो ऐसे जो है प्लांट्स के अंदर जो है साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में बात कर दिया। साइटोकाइनेसिस इधर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक जो कॉन्सेप्ट है वो छूट गया था, जो है G0, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो इंटरफेस का फर्स्ट जो होता है वो G1 फेस होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो सेल जो होता है वो G1 में अपने सेल्स को जो है जो ऑर्गेनेल्स है उनको सिंथेसिस ना करके वो क्या करता है, G1 से डायरेक्ट G0 में चला जाता है, ठीक है। अब G0 एक ऐसा फेस है जहाँ पे जो है सेल जो है ना वो एक्टिव तो होता है बट वो डिवाइड नहीं करना चाहता, ठीक है। वो मेटाबॉलिकली जो है एक्टिव होता है बट वो डिवाइड नहीं करना चाहता। ये कहाँ होता है, हमारे हार्ट सेल्स में होता है। ये जनरली क्या करता है, ये जो है कुछ देर के लिए यानी कि कुछ दिनों के लिए जो है ये जो है G0 फेस में अगर चला जाए तो ये डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये जो है बस जो सेल का फंक्शन है वो करता है, बस डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे कि कुछ डैमेज हो गया या कभी ज़रूरत पड़ी डिवाइड करने की तो ये फिर से जो है G0 स्टेज G1 स्टेज में आ जाता है एंड देन जो S1 G2 M फेस सब करता है सेल डिवाइजन करने के लिए, ठीक है। लेकिन G0 फेस में अगर चला जाए G1 से डायरेक्ट, ठीक है, अगर एग्जिट ले ले तो ये जो है सेल जो है वो जनरली जो है डिवीजन नहीं करता है कुछ दिनों के लिए। ये जो है कुछ दिनों के लिए जो है परमानेंटली तो नहीं बट
टेम्परली जो है ये जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन डिवीजन नहीं करता, और अपने जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या जो बाकी जो जेनेटिक मटेरियल है उनको भी ये जो है डबल नहीं करता है, बस जो है नॉर्मल सेल फंक्शन वो करता है। ठीक है, अब लास्ट बात, जो सेल साइकिल जो होता है ना वो सेल टू सेल डिफर करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। ठीक है, कि उसका जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसका सेल साइकिल कितना लॉन्ग होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, वो डिपेंड करता है। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में जो है 24 आवर्स टाइम लगते हैं जनरली सेल साइकिल को करने के लिए, जिसमें 23 आवर्स जो है वो इंटरफेस में लग जाता है, जो कि नॉन डिवाइडिंग फेस होता है। क्योंकि इंटरफेस में क्या होता है, मैंने बताया था, इंटरफेस में जो है जो सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स है वो जो है डबल होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो डबल होता है। ठीक है, अब इसमें जो है 95% अप्रॉक्सीमेट जो है टाइम जो है लग जाता है जो इंटरफेस में 23 आवर्स, और 1 आवर लगता है एम फेज़ में, यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस उसमें सिर्फ 1 घंटे लगते हैं, और ये जो है डिवाइडिंग फेज होता है, शॉर्ट होता है और लेस देन 5% या इक्वल टू 5% होता है। ठीक है, और जो ईस्ट की बात करें, ईस्ट में जो है जो 90 मिनट्स में जो है ये सेल साइकिल कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब अगर माइटोसिस की बात करें, ये जो है हमने सारी जो बातें की ये माइटोसिस के सेल डिवीजन की बात की। अब ये माइटोसिस जो है जनरली जो है डिप्लॉयड सेल्स में होता है, यानी कि जिनमें जो है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन माइटोसिस और कहाँ होता है, जो मेल हनी बी होता है या जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, उसके जो है हैप्लॉयड सेल यानी कि एन सेल। ठीक है, डिप्लॉयड सेल यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वहाँ जो है माइटोसिस होता है। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें तो मेल हनी बी जो होते हैं और भी कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें भी जो है हम हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस देख सकते हैं। ठीक है, और प्लांट में जो है माइटोसिस हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमें याद रखनी थी और मैंने इसे डिस्कस कर दिया। अब यहाँ जो है हमने माइटोसिस का जो है सेल डिवीजन और सेल साइकिल हमने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम मियोसिस के सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अब माइटोसिस के बारे में हमने बात किया, माइटोसिस जो है उसे हम इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के जो सेल डिवीजन में है वो 2 मेनली फेजेस रहते हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। ठीक है, इसके भी सब फेजेस हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं जो मियोसिस 1 होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि इधर जो है सारे जो सेल का कंटेंट है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मियोसिस 2 जो है वो अगेन इक्विटेशनल डिवीजन है, यानी कि मियोसिस 2 में जो प्रोडक्ट आया था, प्रोडक्ट में जितना नंबर था वो जो है बाद में जाके जब सेल डिवाइड करेगा वहाँ पर कंस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब मियोसिस जो है जनरली हमारे जो है गैमेट्स में जो है जनरली मियोसिस होता है, जो गैमेट जो हमारे फॉर्म्स होते हैं जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, वहाँ पे मियोसिस होता है। ठीक है, अगर मियोसिस नहीं होता तो अगर मेल पेरेंट में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फीमेल पेरेंट में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो अगर मियोसिस नहीं होता तो गैमेट्स में भी 46 होता है ना। अगर मियोसिस नहीं होता तो गैमेट्स में भी 46 होता। अब 46 मिला के कितना हो जाता, आपका 92 हो जाता। ठीक है, तो इससे तो जो है जो क्रोमोसोम्स है वो कांस्टेंट नहीं रहे, मेल जो पेरेंट्स में जो है कम है और बच्चे में जो है ज़्यादा है, तो इससे जो है एक डिसबैलेंस हो जाता, ये सही नहीं है। ठीक है, उसी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर को अगर कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस होता है, जो कि पेरेंट्स के जो गैमेट्स है वहाँ पे होता है, जिससे जो है पेरेंट्स के गैमेट में सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, और ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब फ्यूज़ करते हैं, ये जो गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तब दोनों एन मिला के, यानी कि दोनों की तरफ से 23 मिला के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोजेनी में बनाता है। ठीक है, अब हम मियोसिस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसके सेल साइकिल के बारे में। अब जो पेरेंट सेल जो है उसमें जब मियोसिस होगा तो सबसे पहले आपका इंटरफेस होगा। ओके, इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल फॉर्मेशन होता है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी जो है डबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है मियोसिस 1 होगा। ठीक है, मियोसिस 1। अब इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स है वो हम बाद में बोलेंगे ये डिटेल में, लेकिन इधर काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही होगा। ठीक है, अब अगर चाहे तो कुछ देर के लिए जो है सेल जो है एक जो है इंटरकाइनेसिस यानी कि गैप फेस होता है, जिसमें सेल जो है कुछ दिनों के लिए जो है अपने डीएनए को जो है रेप्लिकेट नहीं करता है, सिर्फ सेंट्रियोल को जो है वो डुप्लीकेशन करता है। ठीक है, इस फेस में कुछ देर के लिए ये जाता है। ठीक है, देन ये अगेन जो है मियोसिस को करता है, यानी कि मियोसिस 2 करता है। ठीक है, अब मियोसिस 1 मियोसिस 2 अलग है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, कुछ देर पहले भी थोड़ा मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ फिर से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो है 2 बार हो रहा है, एक मियोसिस 1 में हो रहा है और एक मियोसिस 2 में हो रहा है। ठीक है, अब हम ईच फेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मियोसिस में इंटरफेस कैसे होता है, मियोसिस 2 कैसे होता है, गैप क्या होता है और मियोसिस 2 क्या होता है, इनमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मियोसिस के जो है हम इंटरफेस में आ रहे हैं। ओके, तो ये जो सोच लो कि ये पेरेंट सेल है, जब यहाँ पे मियोसिस के लिए जो इंटरफेस होगा ये सेम होगा। यहाँ पे जो है जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो मैक्सिमम जो है डबल हो जाएंगे। यहाँ जो है एस फेस है, तो एस फेस में क्या होता है, जो डीएनए कंटेंट है वो डबल होता है। तो जनरली यहाँ जो अगर डीएनए कंटेंट 2C हुआ, यहाँ भी 2C रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ। तो एस फेस में अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि 4C हो जाएगा।
ठीक है। अब G2 फेज़ में अगेन यहाँ पे जो है कुछ सेल ऑर्गेनीज का जो है सिंथेसिस होता है, DNA का नहीं होता है, तो DNA का अमाउंट 4C ही रहेगा, ठीक है। तो इंटरफेस हमने पढ़ लिया। इंटरफेस जो है ये जो है माइटोसिस के जैसा ही है, मियोसिस का इंटरफेस, ओके, सेम जो है वैसा ही होता है। अब मियोसिस के इंटरफेस के बाद प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेस रहे, ठीक है, लेकिन इसके जो है बहुत सारे डिफरेंस है, ठीक है। अब मैंने बताया मियोसिस में दो होता है, एक मियोसिस 1 होता है, देन जो है मैंने बताया गैप फेज आता है, अब मियोसिस 2 होता है, ठीक है। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, इंटरफेस के बाद जब मियोसिस 1 होगा तो इसके 2 और फेजेस हैं, ठीक है, 4 और फेजेस है। प्रोफेस 1 जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस होता है, और देन होता है मेटाफेस 1, फिर एनाफेस 1, फिर टीलोफेस 1, ठीक है। सो मियोसिस 1 में ये सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम प्रोफेस जो होता है ना, वो मियोसिस 1 का सबसे लॉन्गेस्ट जो है फेज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब फेजेस होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब धीरे धीरे हम प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1 इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। अब प्रोफेस 1 का जो फर्स्ट स्टेज है वो है लेप्टोटीन। यहाँ जो क्रोमोसोम्स है ना वो कंडेंस होना चालू कर देते हैं, ठीक है, और जो है ये बहुत क्लोज रहते हैं, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स इधर आप देख पा रहे हो, ये जो है ऑपोजिट पोल में जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ही यहाँ होता है। क्या क्या होता है, एक जो है क्रोमोसोम है वो कंडेंस या कम्पैक्ट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, सेंट्रियोल जो है ऑपोजिट पोल में जाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ही इधर होती है। अब अगर जाइगोटीन की बात करते हैं तो यहाँ जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो पेयरिंग होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब जो 2 पेयर इधर आप देख पा रहे हो ना, इसे हम साइनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम जो है ये दोनों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। क्यों, यहाँ पे ये पेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है, और ये जो पेयर हो चुके हैं इसे हम जो है साइनेप्सिस बोलेंगे, ओके। अब यहाँ और क्या क्या होता है, यहाँ पे एक जो है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इसके बीच में प्रेजेंट होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि इन्हें पेयर करने में या एक साथ जो है चिपके रहने में जो है हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो फॉर्मेशन बना है ना 2 क्रोमोसोम का, ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर हम बाइवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक बाइवैलेंट में 2 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम होता है जिनमें 4 जो है जो क्रोमैटिड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम टेट्राड फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि इसे हम टेट्राड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर 4 क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एक जो है आपका यहाँ पे पेयरिंग हुआ है, इसमें जो है एक बाइवैलेंट है, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर बाइवैलेंट बोलेंगे, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स हैं या 2 सेंट्रोमियर है, ठीक है, और 4 क्रोमैटिड्स हैं, इसके कारण एक टेट्राड है, ओके। तो टेट्राड क्या बताया मैंने, 4 क्रोमैटिड्स होंगे तो उसे हम टेट्राड बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका जाइगोटीन आता है, तो जाइगोटीन के बाद आता है हमारा पैकेटीन। अब पैकेटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो एक साथ थे ना वो जो है उनके बीच जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो इधर आ जाएगा, जैसे कि इधर आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इधर आ जाएगा और ये वाला जो पार्ट है क्रोमैटिड का वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है, यानी कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम लेकिन 2 उनके जो है अलग अलग क्रोमोसोम 2 अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। ये होमोलोगस तो है लेकिन 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, तो इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो है ये इनका जो है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है एरर्स आते हैं, जिससे जो है एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, पैकेटीन फेज़ में बस रिकॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है। किसका, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, उनके बीच में जो है आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ, ओके। अब क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। अब ये जो जगह है ना इसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जहाँ पे जो है आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसे हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे, ओके। अब इस रिकॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम जो है हेल्प करता है उसे हम रिकॉम्बिनेज बोलते हैं, ओके। तो ये आपका पैकेटीन हो गया। अब हम डिप्लोटीन में जाएंगे। अब डिप्लोटीन में क्या क्या होता है, अब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए तो सिनेप्टिमल जो कॉम्प्लेक्स है जो कि इन्हें पास में लाया था, यानी कि चिपका के रखा था, वो है धीरे धीरे जो है डिसअपेयर होना चालू हो जाता है, यानी कि वो जो है ख़त्म होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसकी और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ठीक है। अब ये जो 2 अलग अलग जो क्रोमोसोम्स है ना ये जो है सेपरेट होना भी चालू कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये जो दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अलग होना चालू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी अलग होते हैं, लेकिन इनका जो ये वाला जो है
जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, बस ये वाला जगह जो है अलग नहीं होता है, ठीक है। अब इस जगह को हम जो है कायस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कायस्मेटा है ये वो वाला प्लेस है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बस सारे सब कुछ अलग हो जाता है, बट ये वाला जो रीजन है ये अलग नहीं होता, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या हुआ, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो तो अलग होना चालू होते हैं एक्सेप्ट द रीजन जहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है। तो इस स्टेज में सिर्फ यही चीज़ हुआ और जो साइनोप्टिमल जो कॉम्प्लेक्स है वो जो है डिसअपीयर होना चालू कर दिया। अब कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स है या जो वर्टिब्रेट्स है जहाँ पे इस स्टेज के बाद जो है जो सेल जो है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ के लिए, कुछ ईयर के लिए जो है ये जो स्टेज है वो एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि यही सिर्फ जो है चलता रहता है, ठीक है। अब हम आएंगे डायकाइनेसिस यानी कि लेट प्रोफेज पर। अब ये जो डायकाइनेसिस है वो जो प्रोफेज में हुआ था उसका सब कुछ अपोजिट इधर होगा, ठीक है। यानी कि जनरली जो हम प्रोफेज में देखते हैं मेटाफेज के वो जो है सब इधर होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होना चालू कर देगा, जो स्पिंडल फाइबर है उसका फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। जो कियास्माटा यानी कि जो रीजन था जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है, वो बस सेपरेट नहीं हुआ था, ठीक है। कियास्माटा है वो भी जो है अभी जो है सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और बताया गया जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायकाइनेसिस में हुआ, यानी कि जो मेटाफेज के प्रोफेज में होता है वही सारा कुछ जो है डायकाइनेसिस में होता है, ठीक है। अब हम आएंगे मेटाफेज में। अब मेटाफेज में इधर सिर्फ एक ही चीज़ होता है, ये आपको याद रखना है, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो है सेंट्रोमियर के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच हो जाते हैं और सारी जो क्रोमोसोम्स है चार, ठीक है, ये जो है इक्वेटर में आ जाता है, ठीक है। और अगेन जो है ये मेटाफेज के ये जो है माइटोसिस के मेटाफेज की तरह ये इधर भी इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इधर जो है 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनता है, ठीक है, ऊपर 2 बाइवैलेंट और नीचे 2 बाइवैलेंट, ठीक है। माइटोसिस में एक सिर्फ बन रहा था इक्वेटोरियल प्लेट, लेकिन इधर जो है 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनता है, ओके। अब इसके एनाफेज में जाएंगे। अब एनाफेज 1 जो होता है ना, एनाफेज 1 में जो है सेंट्रोमियर्स का जो है स्प्लिटिंग नहीं होता, बस आपको ये याद रखना है, बस जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होता, अलग अलग पोल्स में बस सेपरेट हो जाते हैं। अब टीलोफेज 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एक साथ कंप्लीट होता है टीलोफेज 1 में। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये फिर से आ जाता है, यानी कि प्रोफेज में जितना कुछ हुआ था उसका ऑपोजिट। जो आपका क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो जो है फिर से इधर आ जाता है और 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम डायड बोलते हैं, ठीक है, डायड, ओके। 2 सेल्स फॉर्मेशन होता है जिसे हम डायड बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाता है और जो क्रोमोसोम्स है वो जो है क्रोमैटिन में नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि उन्हें जो है मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 में जाना है, ठीक है। इस वजह से जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमैटिन में, यानी कि ये जो है डीकंडेंस नहीं होते हैं, ठीक है, जैसा है वैसा ही रह जाता है, ठीक है। अब टीलोफेज 1 के बाद हम आएंगे इंटरकाइनेसिस में। तो इंटरकाइनेसिस के बारे में मैंने क्या बताया था, इंटरकाइनेसिस जो है वो आपके जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो है एक फेज़ है जहाँ पे सेल आके जो है स्टॉप हो जाता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए वो चाहे तो वो जो है जो सेल जो मियोसिस 1 का जो स्टेज है उसको ही वो मेंटेन रख सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वो क्या करता है, यहाँ वो जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट नहीं करता है, बस जो सेंट्रियोल जो थे उसको जो है वो रीसिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है, ओके। अब ये क्या है ये मैंने फिर से बता देता हूँ, ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का है, या टीलोफेज 1 या प्रोफेज 2 के बीच का जो है एक फेज़ है, ओके, जहाँ पे जो है ओनली सेंट्रियोल का ही सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब जो है हम मियोसिस 2 को पढ़ेंगे, ओके। अब मियोसिस 1 हुआ और देन आपका इंटरकाइनेसिस भी हुआ, अब जो है मियोसिस 2 बस बचा है, ठीक है। ये जो है लास्ट साइकिल होगा, ओके, मियोसिस का। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, प्रोफेज 2, जहाँ पे बस आपको यही याद रखना है जैसे कि बाकी प्रोफेसेस में होता है, यहाँ भी सेम क्लियर मेम्ब्रेन और बाकी जो सेल ऑर्गेनिस है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब मेटाफेज 2 जो है यहाँ अगेन बाकी मेटाफेज की तरह जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं, उनकी जो सेंट्रोमियर है वो जो है स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और जो है जो सेंटर है वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मियोसिस 1 में 2 सेंट्रोमियर प्लेट बना था, लेकिन इधर क्रोमोसोम्स जो है सिर्फ 1 सेंट्रोमियर प्लेट बनाते हैं, ओके। अब एनाफेज 2 की बात करें तो एनाफेज 1 में क्या हुआ था, जो है सेंट्रोमियर के साथ स्प्लिट नहीं हुआ था, लेकिन एनाफेज 2 में जो है सेंट्रोमियर से ये जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं और अलग अलग पोल्स में चले जाते हैं, ठीक है। और लास्ट टीलोफेज 1, ये जो सेल है ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो सेल है ये 2 सेल में जो है स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो 4 सेल बनता है
प्लस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से आ जाता है और बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया जितने भी स्टेजेस है सेल साइकिल के मियोसिस के, जैसे कि मियोसिस 1, इंटरकाइनेसिस और मियोसिस 2, उनके अंदर के बाकी जो है सब फेसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है फाइनली जो मियोसिस का जो है आउटलाइन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो मियोसिस 1 के शुरुआत में अगर पेरेंट सेल में अगर 2C जो है डीएनए का अमाउंट होता है तो इंटरफेस में जो एस फेज में जो डीएनए है वो जो है डबल हो जाएगा, जिससे 4C अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा। देन मियोसिस 2 में जो है, मियोसिस 1 में जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है, उस वजह से डीएनए का अमाउंट जो है वो हाफ हो जाएगा। तो दोनों सेल्स में जो है 2C अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। ठीक है, अब मियोसिस 2 जो है वो जब होगा तब 4 सेल्स बनेंगे। अब जितने बार भी मियोसिस होगा या जितने बार भी सेल डिवाइड करेगा वो अपने डीएनए के अमाउंट को जो है घटाएगा ही। ठीक है, बस क्रोमोसोम के जो है अमाउंट में थोड़ा सा इफेक्ट दूसरा कुछ होता है। ठीक है, तो मियोसिस 2 जब होगा तब 4 सेल्स फॉर्म होंगे जिसमें 1C अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, अब पेरेंट्स में क्या हुआ था, पेरेंट्स में जब आपका 30 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर रहता है, ठीक है, तो इंटरफेस के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बदलते हैं और नंबर ऑफ डीएनए बदलता है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इंटरफेस के बाद। अब इंटरफेस के बाद आपका मियोसिस 1 आता है। मियोसिस 1 में जो है 2 सेल्स आते हैं। ठीक है, तो मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। तो 2 नए सेल्स जो बनेंगे उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मियोसिस 2 जो है वो इक्विटेशनल डिवीजन होता है, तो जितने भी 4 जो सेल्स हैं वो मियोसिस 2 में बनेंगे उसमें जो क्रोमोसोम का अमाउंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मियोसिस 1 के बाद जो है क्रोमोसोम का नंबर 15 था, तो बाकी जो है जो डॉटर सेल्स है मियोसिस 2 के बाद उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 15 ही रहेगा। ठीक है, तो मियोसिस 1 के बाद जितना क्रोमोसोम का अमाउंट था मियोसिस 2 के बाद भी क्रोमोसोम का अमाउंट वैसा ही रहेगा। लेकिन मियोसिस 1 के बाद जो डीएनए का अमाउंट था वो मियोसिस 2 के बाद भी घटेगा। ठीक है, सो डीएनए और क्रोमोसोम दोनों के लिए जो मैंने प्रोसेस बताया और जो कंसेप्ट बताए वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम इसका फाइनल पार्ट पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी पढ़ेंगे। तो माइटोसिस हमने पहले पढ़ा, तो चलिए माइटोसिस का ही सिग्निफिकेंस सबसे पहले जो है हमने देख लिया था। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे। तो मियोसिस हमें किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, तो इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस किया है कि जो मियोसिस की वजह से जो है क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेरेंट्स में और जो प्रोजेनी है उनमें कांस्टेंट रहता है। तो अगर मियोसिस की वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इधर हाफ नहीं होता, अगर इधर हाफ नहीं होता नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो प्रोजेनी है उसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के कंपैरेटिवली डबल रहता। ठीक है, और बाद में वो जब जो है नए प्रोजेनी को जन्म देता तो उसमें जो है उसका भी डबल होता। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है सिर्फ और सिर्फ मियोसिस की वजह से कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मियोसिस में जो है ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, जिससे जो है पेरेंट्स सेल के कंपैरेटिवली जो आपका प्रोजेनी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। अब अगर और एक सिग्निफिकेंट बोले मायोसिस का, तो यहाँ पे जो है मायोसिस में हमने बताया था जो पैक्टिन आपका फेज था प्रोफेज 1 का। ठीक है, पैक्टिन में क्या होता था, क्रॉसओवर होता था, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है डीएनए में एरर आता था, डीएनए कॉपिंग में एरर आता था, जिससे जो है वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, अब वेरिएशंस आते हैं तो उसकी वजह से जो है इट्स लीड्स टू इवोल्यूशन। ओके, तो वेरिएशंस जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और जो है और लाभ भी दे सकता है ऑर्गेनिज्म को। कंपेयर वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा टाइप का वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फुल जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर कंप्लीट होता है। मायोसिस और माइटोसिस को जो है मैंने दोनों को ही समझा दिया कि दोनों में जो है सेल साइकिल कैसे होता है। ठीक है, सारे फेजेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये एक 1 शॉट लेक्चर था, डिटेल तो मैंने नहीं किया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।